नेटो से मिल रहे समर्थन से ज़ेलेंस्की के हौसले बेहद बुलंद हैं और यही वजह है यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा ताकत से हमले कर रहा है। चुन चुनकर रूस के शहरों को निशाना बना रहे हमले रूस की तरफ से भी हो रहे हैं और माना जा रहा है कि ये वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सबसे भीषण दौर है। सवाल फिर क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की हार दिखने लगी है या ये युद्ध बिना किसी निर्णायक फैसले के इतिहास के धुप अंधेरे में भटक कर दम तोड़ देगा? इस सवाल का जवाब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन तथ्य ये है कि पुतिन चूक गए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज़ेलेंस्की को मिल रही मदद और रसद के स्टॉक अनंत काल तक नहीं चलने वाला, लिहाजा पुतिन ने सर्दी वाला प्लान बना लिया है। रूस यूक्रेनियों को ठंड में तड़पाकर मारना चाहता है। यूक्रेन में सर्दी बर्फीली और ठंडी होती है, जिसमें तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। दिसंबर से मार्च तक चलने वाले सर्दियों के महीनों के दौरान देश का औसत तापमान 23 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -4.8 सी और 36 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 2 सी के बीच रहता है। कुछ क्षेत्रों में जहां अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति काम करती है, तापमान नियमित रूप से -21.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। जब यूक्रेन में इतनी कड़ाके की ठंड होती है तो लोगों को गर्म रहने के लिए बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में रूस का यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाने का मतलब है कि ठंड में लोगों को परेशान करना। अगर ज्यादा दिनों तक लगातार ऐसे हमले होते रहे तो लोगों को कपाने वाली ठंड में भी जान जा सकती है। यही वजह है कि रूस ने पिछली सर्दियों के पहले भी यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाया। अब इस साल भी सर्दी आने से पहले यूक्रेन के एनर्जी सेंटर रूसी फौज के टारगेट पर हैं। जहां रूस का टारगेट यूक्रेन है, वहीं पुतिन स्वयं टारगेट पर है। व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने कहा है कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें गिरफ्तार करें। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है, लेकिन वो आईसीसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वो पुतिन की गिरफ्तारी नहीं करता तो उसके खिलाफ प्रतीकात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले साल मार्च में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के किसी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। आईसीसी के पुतिन के नाम वारंट जारी करने पर रूस ने अपमानजनक बताया था। यूक्रेन ने भी पुतिन के मंगोलिया जाने पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि मंगोलिया को मालूम होगा कि पुतिन युद्ध अपराधी है और आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की किसी आईसीसी मेंबर देश की ये पहली यात्रा होगी। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। हालांकि वो अब तक किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे हैं जो आईसीसी का मेंबर है। रूस पुतिन पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक मंगोलिया में गिरफ्तारी के सवाल पर राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के दौरे को लेकर उन्हें कोई फिक्र नहीं है। 1939 में सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापानी सेना को हराया था। 3 सितंबर को इसके 85 साल पूरे हो रहे हैं। पुतिन इसी समारोह का हिस्सा बनने राजधानी उलान बटोर जा रहे हैं। आईसीसी के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है और अपने आदेश का पालन करने के लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर रहता है। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं।
पुतिन आगे क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की के दिमाग में रूस में घुसने के बाद क्या करने का प्लान है और मंगोलिया पुतिन के साथ क्या करता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन ये सवाल इतने उलझे हुए हैं कि जवाब मिलने में अभी कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल है।